यस, द रिकॉर्डिंग हैज बिगन। सही है जी। तो हमारे जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सही है। इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग ऑल टुगेदर 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 आपको लाजमी कराऊँ। तो क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके लिए कुछ एक चीज़ें जो है माइंड में होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी, दैट इज Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, where Q is the energy, that is the heat energy, M is the mass, ठीक है, C is the heat capacity, specific heat capacity, while delta T is the change in temperature। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपका डेल्टा टी होता है। ये आपका फार्मूला जो है ये आपका स्पेसिफिकली ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का, वो इस्तेमाल होगा आपका इन क्वेश्चंस के अंदर। लेटेंट हीट में क्या होता था? लेटेंट हीट के अंदर ये चीज़ होती है कि आपका बेसिकली इट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के अंदर ये चीज़ होती है आपकी। सेकेंडली आपके ध्यान में ये चीज़ होनी चाहिए कि लेटेंट हीट जो होती है उसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट होता है विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। सी आई के अंदर जो है अब इसकी कैलकुलेशंस नहीं है, अलबत्ता आपकी डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों की डेफिनेशन इंक्लूड है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दोनों इंक्लूडेड है। सही है। इसके अलावा जो है आपसे हीट कैपेसिटी के अंदर जो है एटीपी के पर्सपेक्टिव से वो मुख्तलिफ चीज़ें पूछता रहता है। फॉर एग्जांपल आपसे वो बोलेगा हीट लॉस किस तरह कम करना है, इस तरह की चीज़ें वो आपसे लगातार पूछता रहेगा। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। A student perform a specific experiment to find out the value of specific latent heat of vaporization। अच्छा, मज़े की चीज़ ये होती है कि अगर आपको ये जैसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लास में दिया गया है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई, इसका फार्मूलास वगैरह नहीं लिखवाए गए। और इसका रीज़न भी है क्योंकि अब ये पार्ट ही नहीं है, तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही पार्ट है, तो उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। लेकिन एटीपी के अंदर जो है ना वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको फार्मूला याद हो। वो आपको फार्मूला अगर इस्तेमाल हो भी रहा होगा ना वो खुद प्रोवाइड करेगा। तो आपने बस सिंपल, आपको पता है कि एटीपी के अंदर ये चीज़ होती है कि यार एक चीज़ में आपने फार्मूला दे देते हैं, वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकालते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल हाफ फिल्ड विद वाटर, ये इलेक्ट्रिक केटल हाफ फिल्ड वाटर इज प्लेस ऑन अ टॉप पेन बैलेंस शोन फिगर 1.1। सही है भाई। आगे क्या बोल रहे हैं वो? अब ये हमारी एक इलेक्ट्रिकल केटल है। इस इलेक्ट्रिकल केटल के अंदर आप देख सकते हैं इनिशियली मास जो है 1460 ग्राम्स है। ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी केटल को चीज़ को बॉईल करने में इस्तेमाल हो रही है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था केटल इज स्विच ऑन विद द लिड ओपन व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग स्टेडीली, a stopwatch is started and then reading on the top pen balance is recorded। अब जाहिर है जब आहिस्ता आहिस्ता करके ये हीट हो रहा होगा, पानी उबल रहा होगा, तो टॉप पेन बैलेंस की रीडिंग जो है वो कम हो रही होगी क्योंकि पानी उबल रहा है। द टोटल मास m ऑफ द केटल एंड द वाटर इज मेजर्ड एवरी 60 सेकेंड्स। द रीडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन फिगर इन द टेबल 1.2। ये हमारा टेबल है। इस टेबल में आप देखें तो एवरी 60 सेकेंड्स के ऊपर जो है आपकी रीडिंग्स मौजूद हैं। ठीक है। पहले इसके ऊपर 1460 है, उसके बाद 1410, फिर आपके 1359, इस तरह से रीडिंग करके। अगर आप गौर करो तो पहले में इन्होंने जो स्मॉल एम है वो 0 लिखा हुआ है, दूसरे में जो कैपिटल स्मॉल एम है वो 50 लिखा हुआ है, यानी इन दोनों का इन्होंने डिफरेंस निकाला है। उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो इन्होंने जो है बेसिकली 101 लिखा हुआ है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 101 आएगा। आगे हो सकता है वो ये टेबल कंप्लीट करने को बोले, जो कि वो लाजमी बोलेगा। द कॉलम फॉर द लॉस ऑफ मास एम ऑफ वाटर इज ऑल्सो शोन इन फिगर 1.2। कंप्लीट दिस कॉलम। इस कॉलम को कंप्लीट करना है। इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए हम जल्दी से अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और अपने कॉलम को कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली 1460 इनिशियल मास से माइनस करेंगे 1308, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 152।
सही है। उसके बाद जब हम माइनस करेंगे 1258, हमारे पास आंसर आएगा 202। उसके बाद जब हम माइनस करेंगे 1208, दैट इज़ 252। उसके बाद जब हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 303। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने आंसर लिख लिया अपने यहाँ पर सारे। अब आगे वो बोल रहा है कि ऑन फिगर 1.3 प्लॉट द ग्राफ m by gram in on y axis, t by second on x axis। m by gram on y axis, t by second on x axis, ये इसने बात बोली। अब हमने ज़ाहिर है उसके बाद डिवाइड भी करना होगा, तो जल्दी से डिवाइड भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। कहीं एक और जगह और गलती की है। बहरहाल यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे गलतियाँ की हैं, ये रही। सही है। तो बहरहाल जो भी है, हम एक काम, ये जल्दी से एक अच्छी से जुगाड़ है मेरे पास, वो ये है कि हम इसको यूँ सब वहाँ से पकड़ते हैं। अब सही है, ठीक है। आगे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। आज मेरा अंदाज़ा ख़राब हुआ होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 सही है भाई। ये टाइम इन सेकंड्स था। अब टाइम हमने देखना है कि एक्सेस को किस तरह डिवाइड करना है। तो 360 सेकंड्स तक का टाइम है, तो 360 सेकंड्स अगर 10 सेकंड के हिसाब से डिवाइड करेंगे, देखते हैं 10 20 30 40 50 60, मुझे लग नहीं रहा 360 सेकंड यहाँ पे आएंगे। 20 सेकंड्स के हिसाब से डिवाइड करके देखते हैं। 20 40 60 80 100, हाँ इसमें आ जाएंगे। तो मैं इसको इस हिसाब से डिवाइड कर लेता हूँ। 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320। इस तरह आपने टाइम को डिवाइड कर दिया। इसके बाद अभी भी टाइम जो है, आपकी लास्ट रीडिंग गायब हो गई है। चलो खैर है। तो इसको किस तरह बेहतर डिवाइड करें कि हमारा वैल्यू बिल्कुल बीच में आ जाए यार। एक तरीका और है, देखते हैं इसको। और बोलो अशर। अच्छा एक सेकंड।
इसको हम 50 के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, मैं ज़रा सेटिंग देख रहा हूँ इसमें। अच्छा बोलो। सर मैं बोल रहा था जो हम लोग टाइम दे रहे हैं हम्म उसके अंदर हम लोग 1350 से 14 या 1500 तक जा सकते हैं। ये टाइम की 0 to 360 है तो हम लोग एक तरह से वैसे भी दे सकते हैं ना उसको। किस तरह से? अच्छा मुझे लगा एम इंटू चाहिए, सॉरी सर। इसको पर हम लोग अगर देखा जाए तो 7 इंटरवल्स है ना। हम्म 7 इंटरवल्स को अगर हम लोग 10 से 10 करें तो लार्ज बॉक्स के हिसाब से 36 हो जाए। 5 बॉक्स के हिसाब से यार देखो, यहाँ पे 20 का स्केल फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्केल थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा, और मुश्किल भी नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 5 बॉक्सेस पे 36 होगा। 5 बॉक्सेस पे 36 बोल रहे हो? एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होगा ये वाला? क्या सोच रहे हो इसके बारे में? मेरे सर हिसाब। वो हो जाएगा बोलो बोलो। 7.2। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। 50 करके देखते हैं इसको। 50। मतलब वो स्केल पे नहीं होगा मतलब। चलो देखते हैं। 150, 200, 250, 300, 350, 4। अब फिट हो गया, ये फिट हो गया। इसमें ये है कि दो स्मॉल बॉक्सेस जो है ना, सही है। फिर वो 10 के बराबर आ गया, इसमें फिट हो गया। अब इसमें मैंने ज़्यादा अपने लिए मुश्किल भी नहीं बनाई और इजी भी हो गया मामला ना। अच्छा, ज़रा उसको प्लॉट करें। मास को क्या बोल रहे हैं, मास 300 तक जा रहा है, तो ज़ाहिर है 300 तक अगर मास जा रहा है तो हम देखते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है चूँकि एक स्क्वायर में है तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला स्केल ही यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज़ थोड़ी बड़ी होती है ना, जैसे ये इस तरह से होती है कभी कभार, तो फिर यहाँ पे स्केल तुम्हें जज करना होता है। लेकिन अगर स्क्वायर ग्राफ गिवन है तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो कि ये वाला जो स्केल है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। और वो इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये 300 के रेंज में ये भी आ रहा है, तो मैं वही फिट कर देता हूँ। 50 है, 100, 150, 200, 250, 300, 350। ये ग्राफ इस तरह फिट हो गया। अब जल्दी से प्लॉटिंग करते हैं, स्केल भी निकाल लेता हूँ। सही है। अच्छा, पहला है हमारा 0 पे 0, ब्लू से करते हैं। 0 पे 0 आ गया, ठीक है। दूसरा है हमारा 60 पे 50, ये 50 है, और दो बॉक्सेस आगे 60 होगा। 60 पे 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 120 पे 101। 120 जो है ये हमारा 110 है, ये 120 है। 120 पे 101, 101 दैट विल बी अराउंड हेयर। इसके बाद जो है हमारा 180 पे 152, 180 विल बी अराउंड 150, 160, 170, 180। 180 के ऊपर कितना आ रहा था, 102। यार जहन से ही निकल जाता है। 180 पे 152, 150, 160, 170, 180 पे वन। फिर से जहन से निकल गया, क्या हो गया मेरे दिमाग को। 152, यस, इट विल बी अराउंड हेयर। सही है भाई। उसके बाद 240 पे 202, 220,
210 220 230 240 ये रहा 240 पे 202 दैट विल बी अराउंड हियर, ये भी सही है। उसके बाद जो है 300 पे 252 300 300 पे 252 252 है, ये रही यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा थोड़ा सा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट 360 पे 303 350 360 303 will be here, ठीक है। जल्दी से ग्राफ ज्वाइन कर देते हैं। ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा, इस चीज़ का ख्याल करते हुए बनाना है। ये हो गया ग्राफ, सही है। हल्का सा एक पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, दैट इज़ फाइन। उसके बाद हमने ग्राफ बनाने के बाद डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि ग्राफ इज प्लानिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट रिलेशन क्योंकि ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, जहन में रखते हुए चलना है। डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, तो पहला पॉइंट हो जाएगा 0,0, ठीक है। ग्रेडियंट निकालने के लिए 2 पॉइंट चूज़ करने हैं ना, और दूसरा आप पॉइंटर उठा लोगे अराउंड, कोई भी पॉइंटर उठा सकते हो। मैं पर्सनली जो है ये वाला पॉइंटर उठाता हूँ, ये वाला जो है। अब इसमें जो है ये यहाँ पे आप खड़े हो 400 के ऊपर, 400 कॉमा, और ये है कौन सा पॉइंट 310 320 330, ठीक है 335। x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला में लगाऊंगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 335, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 400, x1 की वैल्यू 0, तो 335 अपॉन 400, 335 डिवाइड बाई 400 0.8375, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, सही है। इसको मैं ऑफ कोर्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर राउंड ऑफ करूँगा, दैट इज़ 0.84 पर राउंड ऑफ कर दिया, 2 ऐसा। अब जो ग्रेडियंट आया है उसको मैं डिवाइड करूँगा, अच्छा ये बेसिकली एल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला गिवन है, उसकी वैल्यू को आप ग्रेडियंट से डिवाइड करें, जैसे 0.84, और आपके पास जो है जूल्स पर ग्राम के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज़ 2020 डिवाइडेड बाय 0.84, आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 2404.76। इसको भी मैं राउंड ऑफ करूँगा, ऑफ कोर्स 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर लेके आऊँगा, दैट इज़ अराउंड 2400, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही। आगे बोल रहा है द मास ऑफ द एम्प्टी कैटल इज 860 grams. Using your graph or otherwise estimate how long it takes to start from the start of the timing for the kettle to boil dry. कितना टाइम लगेगा उसको ड्राई होने में। अब अगर आप देखो तो इनिशियली जो मास पानी का गिवन है वो है 1460 ग्राम्स। इसमें से अगर आप वो कह रहे हैं कि कैटल का मास जो है ना, आपका कैटल का मास आपके पास गिवन है 800 ग्राम्स, यही है ना, 860 ग्राम। तो अगर इनिशियल मास में से 860 ग्राम्स माइनस करो तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1460 माइनस 860 ग्राम, दैट इज 600 ग्राम्स। ये असल पानी का वाटर है, ये है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ
वाटर। अब इस मास ऑफ वाटर को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा, ये हम किससे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ। हमारे पास इनिशियली जो केटल का मास था दैट इज़ 1460 1460 ग्राम्स में से आपने 860 ग्राम्स को माइनस किया है, तो आपके पास जो पीछे आंसर बचा है वो है 600 ग्राम्स। दिस इज़ द मास ऑफ वाटर। ये पानी का वाटर मास है जो बॉयल होगा। अब इसको बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा वो ग्राफ से निकालना है हमें। ग्राफ से कैसे निकालेंगे, एस्टिमेट करना है। तो 600 ग्राम्स है, अब 400 ग्राम्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये रहा। तो हमारा यहाँ से देखो अगर आप, तो इसमें कुछ इस तरह से हमें पता चल रहा है कि भाई 400 सेकंड्स के ऊपर तकरीबन तकरीबन आपका आधा पानी वो हो चुका है। या इसमें मैं चालाकी बताऊं, चालाकी ये हो सकती है कि जैसे मास 300 ग्राम्स का मास है ना, 300 ग्राम्स के मास को कितना टाइम लगा, अराउंड 350 सेकंड्स लगा। तो अगर 600 ग्राम्स का मास होगा तो इसका टाइम क्या हो जाना चाहिए, डबल। क्योंकि पानी डबल हो गया तो टाइम भी आपका डबल हो जाएगा, दैट इज़ अराउंड 700 सेकंड्स। तो तुम लोग ये चीज़ लिख सकते हो 700 सेकंड्स। तो अराउंड आप यहाँ पे लिख देंगे एफ के अंदर। अब थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा एस्टिमेटेड करा, अगर इसको प्रॉपर करेंगे ना तो इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से। मैं डायग्राम बना देता हूँ प्रॉपर ताकि तुम लोग को सही तरीका आ जाए। ये आपने यहाँ पे आए और अब इसका टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए आप जो है इसको क्या कर दोगे, नीचे 300 ग्राम्स का मास है ना, तो 300 ग्राम मास के ऊपर जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है बेटा 360 सेकेंड्स। तो 300 ग्राम मास को जो टाइम लग रहा है वो 360 सेकेंड्स लग रहा है। 300 ग्राम मास को टाइम 360 सेकेंड लग रहा है, तो 600 ग्राम मास को टाइम कितना लगेगा, ऑफ कोर्स इसका डबल लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू अराउंड, इसको 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, आंसर आ जाएगा आपका 720 सेकेंड। 720 सेकेंड। तो यानी आपका जो टाइम लगेगा यहाँ पे वो उसूली तौर पे यहाँ पे 720 सेकेंड्स लगेगा। इस तरह से आपने ये पार्ट करना था, ये वाला टेक्निकल पार्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, आया ये वाला क्वेश्चन, क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये पार्ट है। भाई उसने बोला है कि मास ऑफ कैटल जो दी हुए ना वो 860 ग्राम्स गिवन है। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई जो पानी, जो भी कैटल के अंदर पानी है ना, उसको बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ भाई आप। तो आपने सबसे पहले जो इनिशियल मास था दैट इज 1460 ग्राम्स। अब इसके अंदर क्या आता है, इसमें पानी का मास भी था, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना कैटल का मास भी था। इसमें से जब आपने माइनस किया कैटल के मास को, तो आपके पास जो पीछे चीज बचेगी 600 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ वाटर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस मास ऑफ वाटर को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना था, इसका एस्टीमेट परफॉर्म करना है एक्चुअली आपने। तो एस्टीमेट परफॉर्म करने के लिए जो है ना उसने खुद ही बोला हुआ है बाय यूजिंग योर ग्राफ, यानी ग्राफ की हेल्प लेनी है आपने। अब देखो 600 ग्राम है, ये जो चीज़ें ये वाई एक्सिस के ऊपर दैट इज द मास लॉस बाय द इन द इवेपोरेशन ऑफ कोर्स, और ये हमारा उस मास को लॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, ये वो टाइम है हमारा। अब इस ग्राफ के हिसाब से जो 300 ग्राम का मास था ना उसको लॉस होने में टाइम लग रहा है तकरीबन 360 सेकेंड्स। तो अब जो 600 ग्राम का पानी होगा अगर उसके अंदर, तो उसको टाइम ऑफ कोर्स मास का, चूंकि मास डबल हो जाएगा तो टाइम भी इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, डबल। इस वजह से मैंने सिर्फ ग्राफ की वैल्यू को इस्तेमाल करके टाइम को डबल अप कर दिया, फिर वो आंसर आ गया आपका 720 सेकेंड्स। ये इस तरीके से ये पूरा पार्ट परफॉर्म हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जो अब हम कर रहे हैं। टेक्निकल ऐसा टेक्निकल नहीं है लेकिन कुछ हद तक बहुत टेक्निकल है। A student uses an electric kettle to measure the specific heat capacity of water. स्मॉल सी मेजर करना है।
फिगर 1.2 शो द कैटल कंटेनिंग 1 kg ऑफ मास, पानी का मास 1 kg गिवन है आपको। ये आपके पास कैटल है, कैटल के बारे में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लो। नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, ऊपर पानी है, थर्मामीटर पानी के बीच में लगा हुआ है, दैट्स ओके। कैटल है आपकी, पानी सही है। बाकी आगे बात करते हैं। द कैटल हैज़ द लेबल ऑन द बेस शोन एज 2755 to 3000 watts, that is the power actually, and 230 to 240 volts, that is actually voltage। ठीक है, आगे बोल रहा है द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 19 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास टी इनिशियल आ गया, इनिशियल टेम्परेचर। द कैटल इज स्विच ऑन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए कैटल को स्विच ऑन किया गया है। एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 53, फाइनल टेम्परेचर कैटल का हो गया 53, यानी 19 डिग्री सेल्सियस से 53 डिग्री सेल्सियस हो गया। द रिलेशनशिप पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। इज यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यूज द रिलेशनशिप एंड द गिवन डेटा टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है भाई, आगे आपने क्या करना है, आगे आपने जो है मूव करना है ऑफ कोर्स। गिव योर आंसर टू अ सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो 2SF इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर जो डेटा गिवन है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेटा गिवन है, तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे। ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। इसको देखो, ये लोग भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में गया है, लेकिन आप जो मोस्ट ऑफ द ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो मोस्ट ऑफ द डेटा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर है, इसलिए आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। इस चीज़ का एक मार्क मिलेगा बाकायदा पूरा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ कोर्स। तो टाइम पावर हमारे इस्तेमाल करनी है आपने, पावर जो आप इस्तेमाल करोगे वो है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाली पावर इस्तेमाल करो या ये वाली पावर, लेकिन उसने बोला स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। जब आप इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो पावर जो आप इस्तेमाल करोगे वो आप लार्जेस्ट इस्तेमाल करोगे, सॉरी स्मॉलेस्ट इस्तेमाल करोगे, नॉट द लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में आपके पास जो पावर आ जाएगी वो 2755 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो आपका 1 मिनट है। 1 मिनट के टाइम को आपने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, पी मल्टीप्लाई बाय टी करा है मैंने यहाँ पे, सही है, ये पूरा टाइम के लिए किया है। इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। हमें सी की वैल्यू चाहिए, मास हमारे पास 1 kg है, 1 kg को जो है हम लोग kg में रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। 1 kg सी की वैल्यू हमने निकालनी है। टेम्परेचर, ये चीज़ जो है वो चेंज इन टेम्परेचर होती है। आपका टेम्परेचर 53 माइनस 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंपल जो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेट इज़ 2755 टाइम्स 60 अपॉन 53 माइनस 90, तो ये बेसिकली आपके पास पूरा आ जाएगा। इससे आपकी हीट कैपेसिटी निकल आएगी। दैट इज 4861.76। ठीक है, लेकिन आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आओगे तो ये हो जाएगी आपके पास 4900। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने राउंड अप करा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, दीज आर द इनसिग्निफिकेंट जीरोस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4900 के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द वाटर शुड बी स्टर्ड बिफोर रीडिंग द थर्मामीटर। हम पानी को स्टर क्यों करते हैं यूजिंग द स्टरर। यहाँ पे एक स्टरर बेसिकली होता है, वो स्टरर को हम लोग, इन्होंने बनाया हुआ नहीं है स्टरर, तो वो स्टरर हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं पानी की रीडिंग मेजर करने से पहले। वो स्टरर इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये होता है टू इंश्योर द कंप्लीट टेम्परेचर अराउंड वाटर is same
पूरे पानी के अंदर जो है हम इस बात को इंश्योर करने के लिए स्टरर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो टेम्परेचर है हमारा पानी के अंदर वो सेम रहे। ठीक है, स्टरर का फ़ायदा ये होता है। एक्सप्लेन व्हाई द थर्मोमीटर शुड नॉट टच द मेटल प्लेट व्हेन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब वो बोल रहा है ये जो थर्मोमीटर है ना, ये मेटल प्लेट को क्यों टच नहीं करे, ये बताना है आपने। जाहिर है अगर मेटल प्लेट को टच कर लेगा तो फिर वो तो मेटल प्लेट की टेम्परेचर मेजर कर लेगा। हमें चाहिए, हमें हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो पानी का टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। तो हम बोलेंगे सो डैट इट माइट नॉट measure temperature or gain heat from heating element causing an error। सही है भाई। suggest the student answer for C is larger than accepted value। suggest a reason। अब ये बड़ा इसका एक ना रटा रटाया आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। स्पेशली जब कभी भी वो बोले ना कि भाई ये सी की वैल्यू ज़्यादा क्यों आई है आपकी, ये मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ। द स्टूडेंट आंसर फॉर द सी इज़ लार्जर देन द एक्सेप्टेड वैल्यू। ऐसा क्यों है भाई, कि आपका जो है सी की वैल्यू लार्जर आई है, आपकी स्मॉलर आनी चाहिए थी। तो रीज़न उसका ये है देयर वर हीट लॉसेस ड्यू टू हीट लॉस। हीट लॉस भी बोल सकते हैं, ये एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग। ये इसका रटा रटा आंसर है। ये तो आंसर आप समझो कि AS A2 तक चलता है ये वाला आंसर। सही है भाई, ये इसका स्पेसिफिकली आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको आपके हवाले करेंगे। द फिगर 4.1 shows द ब्लॉक ऑफ एल्युमिनियम ऑफ मास 1 kg। 1 kg का मास ऑफ एल्युमिनियम है used to measure the specific heat capacity of aluminium। specific heat capacity of aluminium निकालना है। आप ज़रा सर्किट को देखें क्या हुआ है। ये एक हीटिंग एलिमेंट है जो ये बिल्कुल एल्युमिनियम के अंदर डाला हुआ है इन्होंने। इसका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं ये लोग वोल्ट मीटर के ज़रिए से, और करंट मेजर कर सकते हैं एमीटर के ज़रिए से। 12 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड की हुई है थर्मामीटर लगाया हुआ है। जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा जिसकी वजह से एल्युमिनियम ब्लॉक का टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। A heater fits into a hole in the center of the block and a thermometer fits in the second hole। The figure 4.2 is the circuit containing the heater। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली। When the switch is closed, the meter shows steady reading of 11.6 volt and 4.7 volt। On figure 4.3 shows the scale of the 2 meters। अब हमें 11.6 वोल्ट यहाँ मार्क करनी है, 4.7 एम्पियर की करंट यहाँ पे मार्क करनी है। 11.6 पहले मार्क करते हैं। अब ये 6 है, ये 10 है। सही है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 ये रहा और मुझे मार्क करना है 11.6, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 12। सही है, तो मुझे 11.6 मार्क करना है। तो 11.6 के हिसाब से मैं यहाँ पे इस तरह मार्क कर दूंगा, इस तरह मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे एमीटर की रीडिंग मार्क करनी है 4.7। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4.5 हो जाएगा, 4.6 4.7 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4.7 आ गया। सही है भाई। आगे हमने जो है और फिगर 4.3 ड्रॉ पॉइंटर टू शो द रीडिंग ऑन द मीटर्स आफ्टर द स्विच हैज़ बीन क्लोज्ड। अब हमने ऑलरेडी रीडिंग्स को बना ली है, इसको तो मसला नहीं है, हमें मार्क्स मिल गए इसके। When the heater is switched on, the block warms up and some heat is lost to the surrounding। State 2 ways of reducing this heat loss। हीट लॉस को कम करने के 2 तरीके। सबसे पहले क्या तरीका हो सकता है? पहला तरीका इंसुलेशन प्रोवाइड कर दो एल्युमिनियम ब्लॉक के अराउंड। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं रैप द
एल्यूमिनियम block with an insulating material, ठीक है, ताकि हीट लॉस हमारी कम से कम हो जाए। ठीक है, आगे जो है हमसे पूछा है कि भाई दूसरा और क्या तरीका हो सकता है इसके हीट को लॉस करने का। आपके ध्यान में कोई तरीका है इसकी हीट को लॉस करने, रिड्यूस करने का, हीट लॉस को रिड्यूस करने का? अगर आप अपना माइंड चला सके। मेरे ध्यान में एक तरीका और आ रहा है, मैं बोलूँगा, बताऊँगा आपको, लेकिन अगर आपके ध्यान में कोई तरीका आ रहा है हीट लॉस को रिड्यूस करने का तो ज़रूर बताइए। कोई बंदा, किसी के पास सजेशन है हीट लॉस को किस तरह रिड्यूस करोगे? इंसुलेशन वाली बात तो सारे ही लिख लेंगे, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन और क्या तरीका हो सकता सर करंट कम कर दें। है? यार एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल, करंट कम कर दो आप। करंट कम करने से क्या होगा? करंट कम करने से ये होगा आपका कि जब हीटिंग एलिमेंट इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा नहीं होगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस इतना क्रिएट नहीं होगा, सो ऑफ कोर्स जितना कम इसकी हीट बढ़ेगी उतना कम हीट लॉस होगा आपका। एक तो ये भी रीज़न है, बिल्कुल सही बोला ये वाली बात, कि भाई आप क्या कर सकते हो, यूज़ स्मॉलर current and power so that temperature of block does not rise significantly, rise very much लिख लेते हैं, promoting heat loss। एक और तरीका है, वो है टू कलर द एल्युमिनियम ब्लॉक को कलर कर दें हम विथ वाइट। वाइट कलर जो होता है वो बेसिकली बेट एमिटर होता है। टू कलर द एल्युमिनियम ब्लॉक विद वाइट कलर, उससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि हीट लॉस हमारा कम होगा। ठीक है, वाइट जो है वो प्रोमोट नहीं करता, ब्लैक प्रोमोट करता है हीट लॉस को। द थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज टेकन बिफोर द हीटर इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, explain why the final temperature of the block is taken a short time after the heater is switched off। मतलब जैसे ही आपने हीटर स्विच ऑफ किया है फ़ौरन ही आपका फाइनल टेम्परेचर आपने लिया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सो डैट द एनर्जी, द थर्मल एनर्जी डज नॉट गेट लॉस टू द सराउंडिंग। मतलब हम चाह रहे हैं कि कम से कम थर्मल एनर्जी जो है हमारी सराउंडिंग को अंदर लॉस हो, इसलिए हम जो है ना फ़ौरन से क्या करेंगे, फ़ौरन से जो है उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे ताकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना आए। आखिरी पार्ट आज का, द हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 4 minutes एंड द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक राइजेस बाय 15 डिग्री। सजेस्ट अ रीजन वाई द हीटर इज नॉट स्विच्ड ऑन फॉर अ वेरी मच लॉन्गर टाइम। बहुत लंबे टाइम के लिए क्यों स्विच ऑन नहीं किया जा रहा? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। ठीक है, अगर बहुत बड़े टाइम के लिए आप ओपन करोगे तो ऑफ कोर्स आपका हीट लॉस बढ़ जाएगा, एक तो ये रीज़न था हमने जो ऊपर भी डिस्कस किया। दूसरा ये भी है कि ज़्यादा टाइम के लिए ओपन करने से उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई डैमेज वगैरह अगर आप गलती से पकड़ लो या कुछ कर लो, जिस सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम ब्लॉक रखा हुआ है उस सरफेस को डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये भी पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ रीजंस हैं जो आप लिख सकते हो। टू अवॉइड डैमेज टू apparatus
which is holding, और यही लिख सकते हो upon which एल्युमिनियम ब्लॉक is kept। इस तरह की कोई खदशा वगैरह वाली बात आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर बात है। अगर किसी को ध्यान में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ सकता है। बाकी आज की क्लास ऑफ है, अलहमदिल्ला आज डन है सीन। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो पूछ सकता है, मैं आपको भेज दूंगा।